ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित विशेष रूपक नए रास्ते नई मंजिलें। आलेख प्रोफेसर सत्यकाम, संयोजन डॉक्टर संजय सिंह वर्मा और प्रस्तुति नवोदिता मिश्रा। तो आइए सुनते हैं विशेष रूपक नए रास्ते नई मंजिलें। नई शिक्षा नीति का यह मूल मंत्र, मुक्त करो भारत को मानसिक दासता और गुलामी से, उन्मुक्त करो शिक्षा को उपनिवेशी मानसिकता से, भारत की बनाओ अपनी पहचान, अपनी संस्कृति का हो सबको ज्ञान, सर्वांगीण विकास और स्वाभिमान है इसकी कीर्ति पताका, मानवता का यह सर्वोच्च उत्थान। आओ बनाएं भारत महान, भारत महान। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। इसलिए मैं मानता हूं, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर में से एक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये भारत की पहली शिक्षा नीति है, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा पद्धति को औपनिवेशिक जड़ता और दासता से मुक्त करना है। इसकी नींव है भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति। शिक्षा अर्जन का मकसद आयातित सूचनाओं का अंबार खड़ा करना नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य है अपनी ज्ञान परंपरा और वैश्विक ज्ञान परंपरा का संतुलित बौद्धिक परिवेश निर्मित करना। आज तक हम ब्रिटिश शिक्षा पद्धति या फिर मकौले की शिक्षा पद्धति की लीक पर चलते रहे हैं और कई मायनों में गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता के प्रभाव से जूझते रहे हैं। यह शिक्षा नीति कहती है, उन्मुक्त करो वातायन, खोल दो सारी खिड़कियां, जिससे अपनी वाटिका में खिले सुमन जो सारे घर को महका सकें। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी विरासत को पहचानना और विद्यार्थियों को इससे संपन्न करना ही इस नूतन और नवोन्मेषी शिक्षा नीति की पहचान है। पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी। जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का गंतव्य हिंदुस्तान होगा। चलें, देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। अरे ये तो गोल गोल घूमकर कोई खेल खेल रहे हैं और गिनती भी सीख रहे हैं। क्या करेंगे हम? एक हाथ से लेंगे। यहाँ कितने बन गए? 10 में से 6 गए 4। और यहाँ क्या बचा हमारा? हम बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब जरा स्कूल से बाहर चलें और शिक्षाविदों से जानें कि खेलकूद और शिक्षा का क्या रिश्ता है। प्रख्यात शिक्षाविद श्री जे.एस. राजपूत। नई शिक्षा नीति में बहुत ध्यान से कहा गया है, सारा जो भी वहाँ स्कूल में, महाविद्यालय में, विद्यालय में जो भी कार्यकलाप होंगे, वे सबके सब इस बात को ध्यान में रखेंगे कि केवल बच्चे को कुछ पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ा देनी है, परीक्षा की तैयारी ही नहीं करानी है, हमें उसके साथ साथ उस बच्चे को
व्यक्तित्व विकास करना है। नई शिक्षा नीति प्राथमिक स्तर पर यह ध्यान देती है कि बच्चे को हम कहें शब्द का इस्तेमाल करें या न करें, मगर उसके व्यक्तित्व का विकास हो रहा हो, उसके चरित्र का विकास हो रहा हो, चरित्र का निर्माण हो रहा हो। अब जैसे बच्चे साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ काम करते हैं, तो बिना कहे वे सीख जाते हैं कि एक दूसरे का सम्मान कैसे करना चाहिए, कैसे मिलकर काम करना चाहिए। और सारे कार्यकलाप जो प्राथमिक स्तर पर अब बनाए जाएंगे वे इसी आधार पर होंगे। ऐसा वातावरण बच्चे को मिलना चाहिए जिसमें उसकी संकल्पना शक्ति बढ़े, विचारों की शक्ति बढ़े, और जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, सृजनात्मकता बढ़ेगी। और जब ये चारों एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे जो इस शिक्षा नीति में किया गया है, तो निश्चित रूप से नवाचार होंगे, नए अनुसंधान होंगे। और जो इस समय सबसे बड़ी बात कही जा रही है, उद्यमिता, नवाचार और शोध, सूचना समाज से आगे लेकर के ज्ञान समाज तक ही नहीं ले जाएगी, ये विवेक को भी बढ़ावा देगी। खेल खेल में पढ़ना और सीखना इस शिक्षा नीति की अनूठी पहल है। यही नहीं, अपनी भाषा में पढ़ो, सीखो और ज्ञान अर्जित करो, इस सूत्र की ओर भी इशारा करती है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसी बिंदु पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर धनंजय जोशी, डीन, शिक्षा विभाग, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली। पहले हमारी एजुकेशन में प्री प्राइमरी एजुकेशन जो थी उसको कहीं पर भी किसी भी शिक्षा नीति ने महत्वपूर्ण नहीं माना था। तो जब तक कक्षा को आप नहीं संभालेंगे, बच्चों को नहीं संभालेंगे, आप विकसित नहीं हो सकते। तो ये शिक्षा नीति जो सबसे बड़ी बात कहती है, जो फोकस है उस बच्चों के ऊपर काम करें जो प्री प्राइमरी लेवल पर है। एक इसमें मातृभाषा के ऊपर बहुत फोकस है, क्योंकि देखिए जो बच्चे का विकास अपनी भाषा में होता है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। भारत की समस्त भाषाओं की बात है इसमें सारी भारत की 28 संविधान प्रदत्त भाषाओं की बात है कि हम बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी भाषाओं में दें और उनका जो विकास है, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, उसका जरिया मातृभाषा है। आपने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, बड़े भाई साहब। इसमें प्रेमचंद ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य किया है। बड़ा भाई रट्टू है, हर वर्ष परीक्षा में फेल हो जाता है। छोटा भाई खेलता है, कूदता है और पढ़ाई भी करता है। वो हर वर्ष अपनी कक्षा में अव्वल आता है। नई शिक्षा नीति इसी का अनुसरण करती है। इससे बच्चों का सृजनात्मक विकास होता है और वो संपूर्ण शिक्षा अर्जित करते हैं। नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों पर सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, अनीता करवाल। अब हम स्कूल के रिफॉर्म्स की तरफ आए तो इसमें काफ़ी पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स हैं जो कि इनफैक्ट पहली बार किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में आई है। सबसे पहली चीज़ तो 1986 में जैसा कि ICDS स्कीम का इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इस बार जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए एक पूरा करिकुलम बनाने की बात है। इस शिक्षा को जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है उसकी यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई है। इसका जो करिकुलम है वो NCERT के द्वारा डेवलप होगा और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी में भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे प्री स्कूल में भी पढ़ते हैं, उन दोनों सिस्टम्स को कंटिन्यू करके वहाँ पे एक प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसेटेड जो करिकुलम होता है वो लागू किया जाएगा, जिसके लिए ट्रेनिंग की जाएगी। दूसरा जो एक बहुत बड़ा इसमें निर्णय है वो है कि जो बुनियादी शिक्षा होती है, जो बच्चे 6 से 9 वर्ष के होते हैं, जो कक्षा 1 से 3 में पढ़ते हैं, उनके लिए बेसिक लिटरेसी यानी कि साक्षरता, बेसिक न्यूमरेसी जो संख्या ज्ञान होता है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए एक नेशनल मिशन सेटअप किया जाएगा जो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगी और पूरे देश के बच्चों की ट्रैकिंग करके वो बच्चे कक्षा 3 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर लें, ये उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो तीसरा बड़ा इसमें रिफॉर्म है वो है जो पाठ्यक्रम का और पढ़ाने के तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज है। यहाँ पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक हैं, मतलब 3 से 6 वर्ष जिसका पाठ्यक्रम बनेगा, और जो 12 वर्ष हैं उनको इस तरह से डिवाइड किया है कि वो कंटिन्यूटी, बुनियादी शिक्षा तक कंटिन्यूटी रहे।
कहते हैं पुराने जमाने में गुरुकुल परंपरा में विद्यार्थी गुरु के साथ रहकर पढ़ते थे। वहां उन्हें केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि दुनियावी अनुभवों यानी दुनियादारी भी सिखाई जाती थी, जिसे आज की भाषा में स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास भी कहते हैं। कृष्ण और अर्जुन की कथा तो आप सभी ने सुनी है। कृष्ण कितनी ही विद्याओं में प्रवीण थे। वे मुरली भी बजाते थे, सुदर्शन चक्र भी उनके पास था, वे सारथी भी थे और कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक और विद्वान भी थे। उसी तरह अर्जुन ने युद्ध विद्या के साथ साथ नृत्य और वादन की विद्या भी अर्जित की थी। यानी सभी विद्यार्थियों को एक नहीं कई विद्याओं में पारंगत होना होता था। इस शिक्षा नीति में भी इसी भारतीय शिक्षा पद्धति का अनुसरण और क्रियान्वयन किया गया है। इसे ही शिक्षा का अंतर अनुशासनिक, बहु अनुशासनिक और पार अनुशासनिक दृष्टिकोण कहते हैं, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी। और इस दृष्टिकोण के माध्यम से अंततः विद्यार्थियों में कौशल विकास करना ही इस शिक्षा नीति का साध्य है। आज कुशल का अर्थ और भी व्यापक हो गया है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रवीणता अर्जित करने वाले शिक्षार्थियों को कुशल कहा जाता है। ये कौशल किताबी ज्ञान से आगे व्यावहारिक ज्ञान का प्रतीक है। मुक्तता और लचीलापन इस शिक्षा नीति का मूल मंत्र है। ऑनलाइन शिक्षण पर भी इस शिक्षा नीति में विशेष बल दिया गया है। बदलते समय और प्रौद्योगिकी के लगातार विकास के साथ शिक्षा को जोड़ना आज की मांग है। अमित खरे, पूर्व सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। लोगों से राय ली गई कि आप अपनी शिक्षा नीति में क्या देखना चाहते हैं। इस के आधार पे जो शिक्षा नीति और उसके बड़े रिफॉर्म्स हैं, उसमें उच्च शिक्षा में हम 2035 तक 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचेंगे और उसके लिए होलिस्टिक एजुकेशन की नई व्यवस्था लाई जा रही है, जिसका सबसे बड़ा अंग है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ दिस सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहाँ पर क्रेडिट रहेंगे, सो दैट इन द थर्ड ईयर if I want to take a sabbatical for a year, if I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. वर्तमान शिक्षा नीति में भारत के समृद्ध और व्यापक संस्कृति के ज्ञानार्जन के साथ साथ वैश्विक संदर्भ को भी ध्यान में रखा गया है। इसमें भारत की कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं के ज्ञान और राष्ट्रीय गौरव की भावना उद्दीप्त करने पर विशेष बल दिया गया है, ताकि भारत पुनः विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर हो सके। भारत एक बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। अखंड भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब शिक्षार्थी भारतीय भाषाओं और उनके द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति से परिचित हो सकेंगे। अपनी जड़ों के प्रति गौरव का भाव पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सेंटर फॉर पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, JNU के प्रोफेसर अखलाक आहन। उसका जो एक पहलू मुझे नई एजुकेशन पॉलिसी की जो अच्छी वो है लैंग्वेजेस को लेके, तो ये बड़ी अच्छी बात उसमें एकोमोडेट की गई है कि जो हमारी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं
चाहे बांग्ला हो, उर्दू हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, उसकी जड़ें जो हैं वो हमारी क्लासिकी ज़बानों में हैं। और हमारी क्लासिकी ज़बानें क्या हैं? संस्कृत है, प्राकृत है, फ़ारसी है, तमिल है, तेलुगु है। तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने संस्कृत, फ़ारसी और तमिल और तेलुगु क्लासिकी ज़बानों के तौर पे एकोमोडेट किया गया है। ये बहुत बड़ा कदम है। इससे हमारी सारी ज़बानों को क़ुव्वत मिलेगी। जब बच्चे मान लिया ज़बान पढ़ते हैं, लेकिन जो ज़बान हम इस्तेमाल करते हैं, जो ज़बान हम बोलते हैं, जिसमें हम लिखते हैं, जिसमें हमारा अदब और लिटरेचर है, उस ज़बान को समझने और उसको मजबूत करने के लिए उसके क्लासिकी रवायात में जाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई आदमी, हम हिंदी उर्दू के अगर हम हैं, तो हमें संस्कृत आनी चाहिए, हम अगर उर्दू के हैं तो हमें हिंदी भी आनी चाहिए, हमें पंजाबी आए, हमें फ़ारसी आए, तो फिर हमारी जो जड़ होगी वो मजबूत हो जाएगी। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कृति भारत भारती में लिखा है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति की पुण्य लीला स्थल कहां, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहां। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। ध्यान से सुने, देखें, परखें। विश्वगुरु, सोने की चिड़िया, दूध की नदियों वाला हमारा देश कहां तिरोहित हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें राजनैतिक गुलाम बनाया, आर्थिक लूटमार की, पर सबसे ज्यादा सांस्कृतिक रूप से हमारी परंपरा और संस्कृति को कुचला और अपनी यूरोपीय संस्कृति को आरोपित करके हमें मानसिक गुलामी के लिए अभिशप्त बना दिया। इसका नई शिक्षा नीति से क्या संबंध है? है ना, बिल्कुल सीधा संबंध है। वो कैसे? शिक्षा नीति 2020 उन सभी औपनिवेशिक बंधनों और ढांचों को उखाड़ फेंकना चाहती है जिन्होंने हमें मानसिक गुलाम बना रखा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना, अंग्रेजी का वर्चस्व तोड़ना। हाँ, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने से ये दो बातें तो जरूर होंगी। बच्चे अपनी भाषा में पढ़ेंगे और जो भी उन्हें पढ़ाया जाएगा उसे वो तुरंत समझ जाएंगे। रट्टू शिक्षा से मुक्ति का ये अनूठा प्रयास है। अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो अपने देश को जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, अपनी मिट्टी से जुड़ सकेंगे और अपनी संस्कृति को आत्मसात कर सकेंगे। एक नया भारत उदित होगा जहां एक संपूर्ण भारतीय संस्कारित होगा। आइए सुनते हैं शिक्षाविद और संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर चांद किरण सलूजा को। अभी इस शिक्षा नीति ने जो इसकी संरचना को बदला, स्ट्रक्चर को बदला, 5+3+3+4, ये जो पहले 5 वर्ष हैं उसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्थात भाषा और गणित। ये आज की संकल्पना नहीं है। प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ ही भाषा शिक्षा था। तैत्तिरीयोपनिषद में इस बात की ओर पूरा संकेत दिया गया है, उच्चारण कैसे किया जाता है और तार्किक दृष्टि से, यानी गणित क्यों लगाया, मस्तिष्क का विकास है ये। अगर किसी का भाषा पर अधिकार हो जाए, उसमें तर्क शक्ति आ जाए, उसके बाद वो गुरुकुल की ओर प्रस्थान करता था। एक और उदाहरण लेते हैं। वर्तमान शिक्षा नीति कहती है बच्चे का चहुमुखी विकास। ये चहुमुखी में क्या क्या आएगा? ये प्राचीन भारत के तैत्तिरीयोपनिषद का शिक्षा वल्ली बताती है। उसने इसे कहा कोश की दृष्टि से। उन्होंने कहा अन्नमय कोश, पहले उसका शारीरिक विकास हो। प्राणमय कोश, उसकी जो श्वास की प्रक्रिया प्राण है उसका विकास हो। तीसरा है मनोमय कोश, जिसका अर्थ बनता है उसका भावात्मक विकास हो। फिर आता है विज्ञानमय कोश, जो उसका तार्किक विकास हो। चारों का भली भांति विकास होगा तो आनंदमय कोश, जिसका अर्थ है अपने आप में वो अपने को जानेगा, अपने अस्तित्व को जानेगा और वो उसके आनंद की पराकाष्ठा होगी। यानी ये व्यक्तित्व के विकास का प्रश्न भी यही है। अहं पठामि संस्कृतम्, अहं वदामि संस्कृतम्, अहं पठामि संस्कृतम्, अहं। भारतीय ज्ञान परंपरा में
शिक्षक को ब्रह्मा से भी ऊपर रखा गया है। कबीर की ये अमृतवाणी आप सब ने सुनी होगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों को तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस चुनौती से पार पाने के लिए ही नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार की ट्रेनिंग के बाद काम खत्म। हर साल कम से कम 50 घंटों का एक रिफ्रेशर कोर्स भी होगा। इसी बिंदु पर अपने विचार साझा करते हुए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एमएड की छात्रा मानसी माइंडकर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये एजुकेशन पॉलिसी अब तक की आई पॉलिसीज़ के इतिहास में सबसे छोटी पॉलिसी है। और सबसे छोटी पॉलिसी कहने के पीछे मेरा तात्पर्य ये है कि ये मात्र एक 66 पन्नों का डॉक्यूमेंट है और इन 66 पन्नों में पूरे भारत की शिक्षा का ताना बाना बुना गया है। दूसरी बात यह है, क्योंकि मैं एमएड की छात्रा हूँ और मैं आगे पीएचडी करके किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ टीचर एजुकेटर काम करना चाहती हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है एक टीचर एजुकेटर होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते फ़िलहाल, कि मैं ये जानूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आखिर टीचर एजुकेशन सेक्टर के बारे में क्या बात करती है। जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरे टीचर एजुकेशन सेक्टर के रीवाइटलाइजेशन की बात कर रही है, टीचर एजुकेशन सेक्टर की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके एम्पावरमेंट की बात कर रही है, ये बात कर रही है मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटीग्रेटेड अप्रोच को लाने की। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के साथ उनका कोलैबोरेशन कराने की। और भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें है कि एक नेशनल मेंटोरिंग मिशन का भी इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हैं। और इन सबसे भी ज़्यादा मुख्य बात जो मुझे लगती है एज अ स्टूडेंट एनालाइज करने पे वो ये कि पॉलिसीज़ पहले भी आती रही हैं और पॉलिसीज़ आगे आती भी रहेंगी, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो होता है इन पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन का, इन पॉलिसीज़ के क्रियान्वयन का। सिर्फ पॉलिसी का अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है, उन अच्छी पॉलिसीज़ का अच्छी तरह से क्रियान्वयन होना यानी कि इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा, शिक्षकों की उत्तमता, गुणवत्ता, यही तो है नई शिक्षा नीति का आलोकित पर्व। ये शिक्षा नीति कुशल और प्रवीण विद्यार्थियों का सृजन करना चाहती है। गुणवत्ता को शिक्षा से जोड़ना इसका मकसद है। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद पर आधारित हो, लचीली हो, समग्र हो, रचनात्मक क्षमताओं का विकास हो, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास हो। प्रोफेसर धनंजय जोशी। नई शिक्षा नीति में नया ये है कि ये अगले 20 वर्ष में भारत कैसे विकासशील से विकसित बने, ये बताती है कि कैसे भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स से लेकर के जो क्लाउड कंप्यूटिंग और जितनी नई विधाएं हैं, इन तमाम विधाओं को लेकर साथ चलने की बात करती है। और बच्चों को एक तरीके से ये केवल पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र की बात नहीं करती, ये कहती है कि ये शिक्षा नीति का आधार वाक्य है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो ये नीति आपको नवाब के साथ लाजवाब बनाने की भी बात करती है और भारतीय संस्कारों से जुड़ी हुई नीति है। हम फेल कहां हो जाते हैं? क्रियान्वयन में। एक शायर है, उन्होंने कहा कि तालीम का शोर इतना, तहजीब पर जोर इतना, बरकत जो नहीं होती सिर्फ नीयत की खराबी है। हमारे यहां पर जिस तरीके से बच्चे शुरू से ही मार्क्स के पीछे भागते हैं और उनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं टूट जाता है जब वो एक आईआईटी या एक इस तरह का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, तो तोता रटंतु पद्धतियों से अलग होना सिखाती है, उनके अंदर स्वाभिमान डालने का प्रयास करती है, उनको भारतीयता की बात करती है और इंडिया और भारत के बीच का भेद मिटाने का काम करती है। ये शिक्षा नीति असल में एक सांस्कृतिक क्रांति है जिसका मकसद है
भारतीय शिक्षा पद्धति को औपनिवेशिक चंगुल से निकालना और समृद्ध भारतीय मानसिकता का निर्माण करना, ताकि हम सचमुच गर्व से कह सकें, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फॉर्मुलेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक हर स्टेज पर हमारे शिक्षक सक्रिय रूप से इस अभियान का हिस्सा है। मेरा आप सभी शिक्षकों से, एकेडमिशियन से अनुरोध है कि इन प्रयासों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, अधिक से अधिक योगदान दीजिए। आपके जीवन में ये स्वर्णिम अवसर आया है कि आप देश के भविष्य का निर्माण करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जैसे जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलग अलग फीचर्स हकीकत में बदलेंगे, हमारा देश एक नए युग का साक्षात्कार करेगा। जैसे जैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को एक आधुनिक और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था से जोड़ते जाएंगे, देश आजादी के अमृत संकल्पों को हासिल करता जाएगा। ना अटकेंगे ना भटकेंगे, पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे। हल होंगे सवाल अब भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा। होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा। अब हर बच्चा पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। अब हर बच्चा पूर्ण बनेगा, अपना भारत देश बढ़ेगा। पढ़ा लिखा भारत में पूर्ण नया भारत, पढ़ा लिखा भारत नूतन निपुण भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, विद्या संपन्न इंडिया, निपुण सत्तमय इंडिया। नए रास्ते, नई मंजिलें। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित ये विशेष रूपक अभी आपने सुना। आलेख प्रोफेसर सत्यकाम, वाचक स्वर राजश्री त्रिवेदी और मनोज माइंडकर, स्वरांश अभिनय श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहायक हरदीप सिंह और धीरज कुमार सोनी, संयोजन डॉक्टर संजय सिंह वर्मा, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।